तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। इकोनॉमिक्स बाय विनोद सर के सामान्य अध्ययन श्रृंखला के हिंदी सेगमेंट पे आप लोगों का स्वागत है। तो सामान्य अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने पिछले वीडियो में हिंदी भाषा का इतिहास, उसका सामान्य परिचय के बारे में हम लोगों ने देखा और कैसे उस पर क्वेश्चन बन सकता है उस पर भी हम लोगों ने वर्क किया। तो आज के इसे हिंदी श्रृंखला में आगे चलते हुए हम लोग आज फिर एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो है बोलियां। यानी उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी बोलियां हैं और कैसे इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि सामान्य तौर पर जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस क्वेश्चंस को जब आप डिफाइन नहीं कर पाते हो, यानी उसका कंसेप्ट आप क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आप लोग गलत कर जाते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की बोलियां। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश की बोलियां। ठीक, अब उत्तर प्रदेश की बोलियां अगर देखी जाए तो सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा डिफाइन किया था पहले वीडियो में कि 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को माना जाए, डिफाइन किया जाए तो हिंदी भाषा के रूप में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में भी संविधान में अंगीकृत किया गया। तो आज अगर आप देखेंगे, यानी जब हम भाषा की बात करते हैं, ठीक है, भाषा की बात करते हैं तो संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी के बारे में डिटेल में यहां पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अनुच्छेद 343 में ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ये भी आपको मैंने डिफाइन किया था। तो ओवरऑल जब भाग 17 में अनुच्छेद 343 का दर्जा दिया गया है तो सामान्यतः इसमें अगर आप देखेंगे तो भाषा के संदर्भ में अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं डिफाइन की गई है, जिसमें आप देखेंगे कि भारत में 22 भाषाएं हैं जिसे संविधान में दर्जा दिया गया। अब इन 22 भाषाओं में अगर हम अलग अलग भाषा की बात करें, अलग अलग भाषा का मतलब यह है कि जैसे अगर हम भाषा की बात करें तो भाषाएं भी कई प्रकार की हैं जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोली जाती हैं। तो अगर उस चीज को हम देखें तो एक तो आपको सबसे पहले मिलेगा राष्ट्रभाषा। क्या मिलेगा आपको? राष्ट्रभाषा। दूसरा आपको यहां मिलेगा राज्य भाषा, ठीक है, और तीसरा आपको मिलेगा संपर्क भाषा और फिर आपको एक मिलेगा मातृभाषा। ठीक है, क्या मिलेगा? मातृभाषा। तो आप देख सकते हैं कि भाषाओं में भी इसके भी प्रकार हैं। 22 भाषाओं में अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग बोलियां बोली जाती है, उन भाषाओं में अलग अलग भाषाएं हैं, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, संपर्क भाषा और मातृभाषा। अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करें तो आपको मैंने पीछे बताया है कि राष्ट्रभाषा के संदर्भ में राष्ट्रभाषा यानी हिंदी भाषा को भारूपी भाषा या संस्कृत की आद्य जननी, जो कि सौर सेनी अभ्रंश से लिया गया है, उसको हिंदी के रूप में या आप कह सकते हैं कि आदि जननी के रूप में भारत में इसे क्या किया गया है, अपनाया गया है। तो हिंदी तो हमारी बोलचाल की भाषा है, बट अगर आप देखेंगे तो भारतीय भाषाओं में सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो हिंदी है और हिंदी के बाद जो बोली जाती है वो बांग्ला है और बांग्ला के बाद फिर आप देखेंगे तो फिर मराठी है और मराठी के बाद फिर देखेंगे तो तमिल है और तमिल के बाद फिर आप देखेंगे तो फिर तेलुगु है। यानी कि अगर देखा जाए तो वैसे भारतीय संविधान में कोई स्पेशली हिंदी को राजभाषा का कोई एस्पेक्ट स्वीकार नहीं किया गया है। 22 भाषाओं को डिफाइन किया गया है, लेकिन उसमें हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोले वाली भाषा है। हिंदी के बाद बांग्ला और बांग्ला के बाद मराठी और तमिल पे तेलुगु को अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा बोला जाता है। और इस पर आप जानते हैं कि
इस टाइप के क्वेश्चन, इस संबंध में इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लोग देखिएगा और कैसे सवाल पूछा गया है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इन प्रश्नों का आंसर क्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी राष्ट्रभाषा की हम बात करें तो अनुच्छेद 343(1) में भारत को राजभाषा बताया गया। क्या बताया गया है? अनुच्छेद 343 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। तो हिंदी को भारत की जो राजभाषा बताया गया है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये कहीं न कहीं हिंदी को एक उत्तराधिकार के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। उत्तराधिकार का मतलब यह है कि ये देश प्रेम की भाषा है और जो कि पाली प्राकृत अपभ्रंश से निकल कर आई है। तो ऐसी स्थिति में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है तो बेसिकली आप मानते हैं कि ये हिंदी ही आपके देश की राष्ट्रभाषा, ठीक है, जिसका वर्णन मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 343 में भारत के संविधान में किया गया है। बाकी वैसे अगर आप देखेंगे तो हिंदी के विकास क्रम में आगे हिंदी खड़ी बोली के रूप में, भोजपुरी के रूप में, अवधी के रूप में भी आगे सामने आया, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन समान तौर पर अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रभाषा यानी राष्ट्रभाषा को देश की भाषा कहा जाता है और ऐसी भाषा होती है जिसमें लोग अपने भाव को, अपने विचारों को लोग विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। और आप जानते हैं कि संसद में भी, यानी संसद में अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 120 में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया है। यानी संसद में, ध्यान रखिएगा, संसद में अनुच्छेद 120 में संसद ने इसे भी क्या किया है? राष्ट्रभाषा के रूप में ही स्वीकार किया गया। लेकिन अगर आप देखेंगे इसी राष्ट्रभाषा में, जो कि एक राष्ट्रभाषा भी है, जो अनुच्छेद 202 के अंतर्गत विधानमंडल में, ठीक है, विधानमंडल में राजभाषा के रूप में, यानी कि विधानमंडल में कार्यप्रणाली को संचालित करने के लिए राजभाषा के रूप में अलग अलग राज्यों में इस भाषा को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। अब इस भाषा को स्वीकार करने का मतलब यह है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, आप ये भी जानते हैं। और उन भाषाओं में जो कि हिंदी भारूबी परिवार की भाषा है, आर्य की भाषा है, संस्कृत की आर्यजंगली भाषा है, सौर अपभ्रंश का एक रूप है, तो इसलिए अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में डिफाइन किया गया। जो कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस टाइप का सवाल, यानी इससे संबंधित सवाल, इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी जब हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, यानी कि राज्य भाषा की बात करते हैं, तो राज्य की भाषा क्या होती है? राज्य की भाषा, राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि सिंपली ये राज्य की भाषा है, यानी कि अलग अलग राज्यों में इसकी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हिंदी है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, बांग्ला है, असमिया है, उड़िया है, भोजपुरी है, अवधी है, ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये राज्य भाषा के रूप में ये संचालित करती है और आपस में लोगों के बीच एक कह सकते हैं कि जोड़ने का काम करती है। तो इसलिए राज्य भाषा को अगर देखा जाए तो राज्य की भाषा कहा गया है और राजभाषा में ये काम करने के लिए अलग अलग राज्य अपने इन भाषाओं का अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, ठीक। लेकिन इसी के बाद आते हैं, एक आपका है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा का मतलब होता है, इसे हम जोड़ने वाली भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? जोड़ने वाली, ठीक है, इसे हम जोड़ने वाली भाषा कहते हैं। जोड़ने वाली भाषा का मतलब होता है कि कह सकते हैं कि एक राज्य के बीच दूसरे राज्य या दो व्यक्तियों के बीच आपस में क्या करता है? ये जोड़ने का काम करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसे हम जनभाषा भी कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? जनभाषा, मतलब लोगों की भाषा। और जनभाषा में अगर देखा जाए तो अगर क्षेत्र है, प्रदेश है, राज्य है, ठीक है, जैसे हम कहें कि अगर क्षेत्र है, प्रदेश है, राज्य है, वहां पर ये संपर्क भाषाओं का आज भी प्रयोग किया जा रहा है और लोग अपने विचारों को, अपनी बातों को कहने के लिए किसी क्षेत्र विशेष में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो जब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो उन भाषाओं में इसमें आपस में पारस्परिक कह सकते हैं कि वस्तुओं को लेन देन का या विचारों को व्यक्त करने का
एक संपर्क भाषा, एक माध्यम बन गया है। आप जाते हैं, जब कभी क्षेत्र में जाते हैं तो लोग अपनी अपनी भाषाओं में अपने तरीके से बात करते हैं। जबकि अगर मान लीजिए हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, हम भोजपुरी में चले गए या हम बुंदेल में चले गए, ठीक है, या हम मान लीजिए कि अवधी में चले गए, तो लोग अपने अपने हिसाब से अपनी भाषाओं को बोलते हैं। तो उसमें कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो हमारे बीच संपर्क का काम करती है, क्षेत्र विशेष को जोड़ने का काम करती है, एक देश को जोड़ने का काम करती है, तो उसे हम लोग संपर्क भाषा के रूप में भी जानते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक और भाषा है जिसको हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का मतलब है पारिवारिक भाषा, जिसमें परिवार के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो बच्चा जब उस परिवार में जन्म लेता है तो माता पिता का जो बॉडी लैंग्वेज है, यानी उसकी जो संपर्क भाषा है, वो उसको सीखता है। सीखने का मतलब क्या होता है? सामान्य अर्थ में कहते हैं माता की भाषा है, ये पिता की भाषा है, ये मातृभाषा है। और इस आधार पे अगर आप देखेंगे तो परिवार में ही बच्चा क्या करता है, वो सीखने का काम करता है। सीखने का मतलब क्या है कि समाज की एक मानक भाषा होती है और इस मानक भाषा में हम हिंदी को स्वीकार करते हैं, लेकिन पारिवारिक भाषा में कभी कभी कुछ क्षेत्रीय भाषा होती है या संपर्क की भाषा होती है, जो बच्चा आराम से वो अपने ही माँ के गोद में, अपने परिवार की गोद में सीखता है। क्योंकि सामान्यतः गांधी जी ने कहा था कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का होना आवश्यक है, उसी लिए जैसे एक बच्चे के शारीरिक विकास के लिए दूध का पीना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो मानसिक विकास होता है वो मातृभाषा में ही होता है, और मातृभाषा के आधार पर ही बच्चा परिवार के समाज, संस्कृति, सभ्यता या उनके विचार वो क्या करता है, धीरे धीरे अडॉप्ट करता है। तो इसको आप कहते हो पारिवारिक भाषा। तो उस भाषा से बच्चा अपने जीवन की शुरुआत के प्रारंभिक कार्यकाल में उनकी छोटी छोटी बातों को सीखकर वो अपने विचारों को, अपने भावों को आगे ले जाकर के अपने अगली पीढ़ी को क्या करता है, वो डाइवर्ट करता है। तो बेसिकली क्या है कि जो मातृभाषा ही वो परिवार की भाषा है। लेकिन यहां पर अब आते हैं जो मेन परिभाषा है, जो मैंने आपको डिफाइन किया है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश की जो बोलियां बोली जाती हैं, जैसे मैंने कहा कि राज्य भाषा, राज्य भाषा का मतलब है कि ये राज्यों की भाषा है। और मैंने बताया कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, जो संविधान में 22 भाषाओं को संविधान ने ही एक प्रकार से अडॉप्ट कर लिया है कि अलग अलग राज्यों में ये भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर इसी भाषा के रूप में क्या किया जाए, स्वीकार किया जाए। तो आज अगर इन भाषाओं की बात की जाए तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सारे सवालों को आप लोग, जो मैंने अभी लेक्चर में आपको दिया है या मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, आप इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या आपके इस टाइप के क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप इसको अपने हिसाब से मेंटेन कर लीजिएगा। बाकी जो बच्चे हैं, जो मैंने कहा कि मेरी क्लास को डिफाइन करते समय आप लोग इसको नोट किया करिए, क्योंकि जब आप नोट करेंगे इसके बारे में आपको बहुत सारी करेंगे, आप लोग डिफाइन करेंगे मतलब आप लोग उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए अब देखते हैं कि राजभाषा के रूप में उत्तर प्रदेश की बोलियों में उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है। अब इन भाषाओं को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की बोलियों को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे आप अगर देखेंगे तो इसकी कई बोलियां हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बोली आप देखेंगे जो कि सामान्य सी बोली है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। अब ब्रज भाषा अगर आप देखेंगे, ब्रज भाषा जो कि मथुरा या मथुरा के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है, और इसकी भी कई भाषाएं होती हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक तो आता है भरतपुरी, ठीक है, एक आता है आपका भरतपुरी, ठीक है, दूसरा आता है आपका अगर देखा जाए तो ग्वालियर के क्षेत्र में ग्वालियरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ग्वालियरी, मतलब ये थोड़ा सा भाषा देखेंगे तो जैसे एमपी का ग्वालियर का क्षेत्र है उससे संबंधित है, लेकिन ये जो ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है इसको ग्वालियरी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, इसको ग्वालियरी भाषा भी बोलते हैं। यानी कि ब्रज भाषा में भरतपुरी, ग्वालियरी या इसके अलावा डांगी, बुक्सा, ठीक है, डांगी और बुक्सा, ठीक है, डांगी, बुक्सा और
माधुरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है? माधुरी भाषा बोली जाती है। फिलहाल दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एनीवे, जब हम ब्रज भाषा की बात करते हैं तो भरतपुरी, ग्वालियरी, डांगी, बुक्सा, माथुरी या माथुरी यानी कि आप कह सकते हैं कि मथुरा में भी कहीं न कहीं इसका जो केंद्र है वो मथुरा में ही बोला जाता है। और ब्रज भाषा के बाद अगर आप आएंगे तो अवधी भाषा। ठीक है, अवधी भाषा में, अवधी भाषा यानी पहला इसकी बोलियां और दूसरी है इसमें आपकी ब्रज भाषा के बाद अवधी भाषा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अवधी भाषा, अवधी भाषा में आप देखेंगे तो इसमें भी आपको 3 भाषाएं मिलेगी। 3 भाषाओं का मतलब है बैसवाड़ी, मिर्जापुरी, बनौधी। कौन कौन सी भाषा मिलेगी? बैसवाड़ी, मिर्जापुरी और बनौधी। ठीक है, ये अवधी भाषा की उपबोलियां हैं जो अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से बैसवाड़ी, मिर्जापुरी, बनौधी के रूप में बोली जाती है। ठीक है, बैसवाड़ी, मिर्जापुर, बनौधी के रूप में बोली जाती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर एक और भाषा आती है भोजपुरी। आप भोजपुरी देखिए, भोजपुरी तो लगभग पॉपुलर भाषा पहले तो नहीं था, लेकिन अब ये जैसे आजमगढ़, बलिया या मुहम्मदाबाद, मऊ, इन क्षेत्रों में ये ज्यादातर भाषाएं बोली जाती है। इसके अलावा बिहार के आरा, छपरा या कई क्षेत्रों में ये भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे तो इस भाषाओं की जो प्रकृति है ये अलग अलग रूप में भी आपको दिखाई देता है। अलग अलग रूप का मतलब ये है कि जैसे गोरखपुरी है, सोनपुरी है। ठीक है, इसकी जो अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे गोरखपुरी है, गोरखपुरी है, सोनपुरी है। ठीक है, ये इसकी उपभाषाएं हैं, गोरखपुरी, सोनपुरी, सखरिया, सारण, और भी भाषाएं हैं, सखरिया, सारण। ठीक है, सखरिया है, सारण है, छपरिया है, खारवाही है। ठीक है, छपरिया है, खारवाही है। ये इसकी भोजपुरी की उपभाषाएं हैं जो गोरखपुर, बलिया, देवरिया या आजमगढ़, मऊ, मुहम्मदाबाद या इसके अलावा आप बिहार के क्षेत्रों में, मैंने आपसे बताया कि इस तरीके से भाषाएं आज भी बोली जाती है। भाषाओं के बाद अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के सेंट्रलाइजेशन में इसके बाद आता है खड़ी बोली। खड़ी बोली बहुत महत्वपूर्ण बोली है, ध्यान रखिएगा, जो कि मेरठ, मुरादाबाद, फैजाबाद, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता है। तो एक है इसमें आपका खड़ी बोली। अब खड़ी बोली में आप देखेंगे तो खड़ी बोली को हम लोग कौरवी बोली भी कहते हैं, कौरी बोली। और कौरी बोली के संदर्भ में अमीर खुसरो ने, ठीक है, अमीर खुसरो ने इसमें बड़ा अच्छा योगदान भी दिया था। और आज खड़ी बोली अगर आप देखा जाए तो खड़ी बोली में ध्यान रखिएगा पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी या इसके अलावा बिजनौरी। ठीक है, इसमें पूर्वी कौरी, पूर्वी कौरी, ठीक है, पश्चिमी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, पहाड़ ताली। ठीक है, पहाड़ ताली, यानी इसको हम लोग खड़ी बोली की भाषा भी कहते हैं, जो कि आज देखा जाए जनसंपर्क भाषा में सबसे प्रचलित होने वाली भाषा है, जो कि पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र के अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में या आजकल आप देख सकते हैं कि लगभग सभी क्षेत्रों में इस बोली का धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। बाकी खड़ी बोली के बाद अगर आप देखेंगे तो एक भाषा आपको मिलेगी बुंदेली। एक भाषा आपको क्या मिलेगी? बुंदेली। अब देखिए बुंदेली नाम से स्पष्ट हो रहा है बुंदेलखंड में, यानी क्षेत्र विशेष देखेंगे तो बुंदेलखंड में बोली जाती है, जिसको हम राठौरी, लोहाती और बनावली भी कहते हैं। यानी इसका अलग अलग नाम है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से बोली जाती है। तो उसमें एक राठौरी, लोहाती और बनाफरी। राठौरी, लोहाती और बनाफरी, ये बुंदेलखंड की ये लोकल भाषा है, जो कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में
अलग अलग भाषाओं के रूप में ये बोला जाता है। और जब बोला जाता है तो आप जब किसी भी क्षेत्र विशेष में या पश्चिम क्षेत्र में जाते हैं, पूर्वी क्षेत्र में जाते हैं, मध्य क्षेत्र में जाते हैं या उत्तर दक्षिण के क्षेत्र में जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग भाषाओं में ये ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा या इसके अलावा खड़ी बोली, मुंदेली या यहाँ पर एक और कन्नौजी भाषा, यानी कन्नौज, एटा, इटावा, मैनपुरी के आसपास या आगरा के क्षेत्रों में ये भाषाएं आपकी बोली जाती है। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि इन भाषाओं में जो मेन सेंट्रलाइजेशन है वो आपके राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन इस भाषाओं में आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की भाषा को छोटे छोटे शब्दों में यानी उप बोली की भाषा के रूप में हम लोगों ने पढ़ा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने आज आपको पॉइंट दिया है उत्तर प्रदेश की भाषा, ये सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। और आप ध्यान रखिएगा कि यहां से 100% सवाल आपके आरओ, एआरओ या यूपीएसआई या एसआई में 100% पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की बोलियों को डिफाइन किया और देखा कि कैसे इस पर सवाल बन सकता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, और इसके ऐतिहासिक क्रम में, यानी पहले वीडियो में जो मैंने आपको डिफाइन किया था, ऐतिहासिक क्रम में आज अगर आप देखेंगे तो बोलियां जो कि उत्तर प्रदेश की बोलियों के रूप में मैंने इन सारी चीजों को एक एक करके आपको डिफाइन किया है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, नहीं समझ में आती है, तो मैं आपको बार बार कहता हूं आप कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट करिए। इसके अलावा जो भी आपके हित मित्र हैं, जो भी एसआई, आरओ, एआरओ या अन्य परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इसे उनको पास शेयर करिए, उनको बताइए। और सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आप मेरा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप इसको बेसिकली लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को बताइए कि इकोनॉमिक्स बाय विनोद सर पर ये हिंदी का सामान्य अध्ययन श्रृंखला में ये खंड चल रहा है जो कि आरओ पर ही बेस्ड है, यूपीएसआई, यूपीपी के लिए ही बेस्ड है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो हिंदी भाषा श्रृंखला में और भी अच्छे विचारधाराओं के साथ और अच्छे कमेंट और मैटर के साथ मैं और भी वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग। थैंक यू।